नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीज़न द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में औषधियों और अन्य उत्पादों का प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार हम दिन प्रतिदिन की कार्यों को सुव्यवस्थित करके औषधियों की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। हम औषधि प्रबंधन के लिए साइकिल के बारे में जानेंगे। इस मॉड्यूल में हम निम्न विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे। औषधि प्रबंधन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सुव्यवस्थित औषधि प्रबंधन के लिए दैनिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए? किस प्रकार हम भविष्य में उपयोग में आने वाली औषधियों का अनुमान यानी डिमांड एस्टिमेशन कर सकते हैं? औषधियों का स्टोरेज एरिया में भंडारण कैसे करना चाहिए? दवाओं का मरीज में वितरण किस प्रकार करना चाहिए? दवाओं संबंधित दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड्स का रखरखाव किस प्रकार करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स, फॉर्मेट्स और रजिस्टरों को कैसे मेंटेन करना चाहिए? हमें औषधि प्रबंधन क्यों करना चाहिए? औषधि प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य हैं भविष्य में उपयोग आने वाली औषधियों का वैज्ञानिक अनुमान यानी डिमांड एस्टिमेशन करना। हमें क्या, कब और कितने प्रमाण में दवाओं का इंडेंट करना चाहिए। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्टॉक आउट से बचना। दवाओं की आवश्यकता से अधिक भंडारण करने से बचना। दवाओं का भंडारण और प्रबंधन इस प्रकार करना कि स्टोर में दवाएं एक्सपायर ना हो जाएं। दवाओं का स्टोर में समुचित और सुव्यवस्थित भंडारण करना। दवाओं और कंज्यूमेबल्स को खराब होने और टूटने से बचाना। दवाओं और कंज्यूमेबल्स की किसी भी प्रकार की चोरी को रोकना। दवाओं संबंधित दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड्स का रखरखाव करना। आइए अब हम जानते हैं कि दवाओं का क्वांटिफिकेशन या फिर डिमांड एस्टिमेशन किस प्रकार करना चाहिए। अक्सर हम पिछले कार्यकाल में प्रयोग हुई दवाओं में 10% जोड़कर अगले कार्यकाल के लिए इंडेंट कर देते हैं। यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। डिमांड एस्टिमेशन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। औसत खपत का समायोजन यानी एवरेज कंजम्पशन का एडजस्टमेंट। सिर्फ औसत खपत के आधार पर हम भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगा सकते। इसके लिए आवश्यकता है कि हम उन दिनों का भी संज्ञान लें जब कोई दवा या वस्तु उपलब्ध नहीं थी। लीड टाइम। दवाओं का इंडेंट करने से लेकर मरीजों को दवा उपलब्ध होने तक की अवधि को लीड टाइम कहते हैं। बफर स्टॉक। एक सुरक्षित स्टॉक जिसे मांग में अचानक वृद्धि होने जैसे कि महामारी या कोई आपदा या फिर सप्लायर द्वारा की गई देरी को ध्यान में रखते हुए अलग से सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड डिमांड यानी कुल अनुमानित मांग का पता लगाने के लिए हमें समायोजित औसत खपत, लीड टाइम के दौरान की खपत और सुरक्षित स्टॉक को जोड़ना होगा। आइए डिमांड एस्टिमेशन को हम एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक आयुष्मान मंदिर में हर तिमाही दवाओं की आपूर्ति की जाती है। पिछली तिमाही में PCM की खपत 3000 टैबलेट्स की हुई, जिसमें कुल 75 कार्य दिवस थे और 15 दिन
पीसीएम उपलब्ध नहीं थी। लीड टाइम यानी दवाओं की इंडेंटिंग और प्राप्ति के बीच की अवधि 15 दिन है। पीसीएम टैबलेट की मांग और आपूर्ति में किसी अप्रत्याशित बदलाव को ध्यान में रखते हुए 100 टैबलेट्स का बफर स्टॉक बनाए रखने की आवश्यकता है। इंडेंट किए जाने की तिथि को 80 टैबलेट्स आयुष्मान मंदिर में उपलब्ध हैं। 70 कार्य दिवस वाली आगामी तिमाही के लिए पीसीएम टैबलेट्स की अनुमानित मांग की गणना करें। सबसे पहले औसत दैनिक खपत यानी एवरेज डेली कंजम्पशन या एडीसी की गणना को करें। पिछली तिमाही में कुल पीसीएम की खपत या कुल कार्य दिवस स्टॉक आउट दिवस बराबर है 3000/75 माइनस 15 बराबर है 3000/60 बराबर है 50 टैबलेट्स। लीड टाइम खपत की गणना करें। लीड टाइम गुणा औसत दैनिक खपत बराबर है 15 गुणा 50 बराबर है 750 टैबलेट्स। बफर स्टॉक 100 टैबलेट्स, उपलब्ध स्टॉक 80 टैबलेट्स। आगामी तिमाही की अनुमानित खपत होगी औसत दैनिक खपत गुणा आगामी तिमाही के कार्य दिवस प्लस लीड टाइम खपत प्लस बफर स्टॉक माइनस उपलब्ध स्टॉक बराबर होगा 50 गुणा 70 प्लस 750 प्लस 100 माइनस 80 यानी बराबर होगा 3500 प्लस 750 प्लस 100 माइनस 80 बराबर होगा 4350 माइनस 80 बराबर होगा 4270 टैबलेट्स। आइए अब हम जानते हैं कि ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स को रिसीव करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि दवा सही है। यही दवा है जो इंडेंट की गई थी। दवा की मात्रा सही है कि नहीं, दवा की डोजेजेस सही है कि नहीं, दवा की स्ट्रेंथ सही है कि नहीं, क्षति या छेड़छाड़ का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, सप्लाई की गई आइटम्स में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं हैं, जैसे कि दाग धब्बे, टूट फूट, असमान किनारे, दरारें या फिर अंदर या बाहर किसी पदार्थ का चिपका होना। आईवी फ्लूइड्स साफ होने चाहिए बिना किसी फफूंदी या सस्पेंडेड पार्टिकल्स के। किसी भी प्रकार की विसंगति होने की सूचना तुरंत सप्लाई करने वाले स्टोर को दें, जैसे कि किसी आइटम्स की ना होना, गलत आइटम्स, ऑर्डर नहीं किए गए आइटम्स, मात्रा भिन्न होना, क्षतिग्रस्त, टूटी हुई या खराब गुणवत्ता वाली आइटम। आइए अब हम जानते हैं कि दवाओं का भंडारण स्टोर में किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि स्टोरेज के लिए दवाओं का कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण किस प्रकार करना चाहिए। भंडारण की दृष्टि से हम दवाओं को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। दवा के प्रयोग करने के आधार पर, जैसे मौखिक औषधियों यानी कि गोलियां, कैप्सूल, सिरप आदि, इंजेक्शंस, बहिया रोग के लिए यानी कि मलहम, क्रीम आदि, आईवी फ्लूइड्स, कीटाणुनाशक आदि। अल्फाबेटिकल या वर्णमाला क्रमानुसार दवाओं के जेनरिक नाम का उपयोग करते हुए वर्णमाला के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि A to G, H to O आदि। जब भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को रिवाइज या अपडेट किया जाए तो दवाओं के लेबल बदल दें, चिकित्सीय औषधि श्रेणी के आधार पर, जैसे उच्च रक्तचाप रोधी औषधि, मधुमेह रोधी औषधि, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स,
एनाल्गेसिक्स, प्रयोग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, जैसे बार बार प्रयोग में आने वाली, कम प्रयोग में आने वाली या कभी कभी प्रयोग में आने वाली औषधियाँ। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। औषधियों का भंडारण। सामान्य दिशा निर्देश। भंडारण के लिए निर्माता के निर्देशों का अनुपालन आवश्यक है। विशिष्ट तापमान की आवश्यकता वाले उत्पादों को रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच संग्रहित किया जाना चाहिए। नाजुक वस्तुओं को शेल्फ के किनारे पर न रखें। ज्वलनशील वस्तुओं को अलग सुरक्षित स्थान पर रखें। तरल उत्पादों को अलमारी की निचली शेल्फों पर रखें। FEFO यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट सिद्धांत का सख्ती से अनुपालन करें। बक्सों और डिब्बों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका लेबल, जिस पर उनका नाम और एक्सपायरी तिथि साफ साफ दिखाई दे सके। यदि यह संभव नहीं है तो उत्पाद का नाम और डेट ऑफ एक्सपायरी सामने दिखाई देने वाली साइट पर स्पष्ट रूप से लिखें। जो उत्पाद पहले एक्सपायर होने वाले हों उन्हें सामने रखें। नई प्राप्त हुई वस्तुओं को मौजूदा स्टॉक के पीछे रखें। जैसा कि स्लाइड की दाहिनी ओर दर्शाया गया है, अलमारी की शेल्फ्स में सामान रखते समय ध्यान रखें कि बड़े और भारी उत्पादों को सबसे निचली शेल्फ में रखें। उसके ऊपर वाली शेल्फ में बार बार प्रयोग में आने वाली भारी उत्पाद रखें। उसके ऊपर बार बार प्रयोग में आने वाले सामान्य वजन वाले उत्पाद रखें। उसके ऊपर बड़े पर हल्के उत्पाद रखें। सबसे ऊपर वाले शेल्फों पर बफर स्टॉक को रखें। नियर एक्सपायरी और अधिक स्टॉक वाली वस्तुओं के प्रबंधन के लिए निर्देश। एक नियर एक्सपायरी रजिस्टर बनाएं और उसमें अगले 3 महीनों में एक्सपायर्ड होने वाले दवाओं की सूची बना लें। नियर एक्सपायरी और अधिक स्टॉक वाली वस्तुओं की पहचान करें और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में वितरित करें। किसी भी भ्रम से बचने के लिए एक्सपायर्ड दवाओं को प्रयोग में आने वाली दवाओं से अलग कर दें और उन पर स्पष्ट लेबल लगा दें, नॉट फॉर यूज़। एक्सपायर्ड दवाओं का निपटान निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करें। दवाओं के भंडारण के लिए अनुकूल पर्यावरण स्थिति बनाकर रखें। स्टोरेज एरिया अच्छी तरह हवादार यानी वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन को कम करने के लिए छत के पंखों का प्रयोग करें। अलमारियों को बाहरी दवाओं से लगभग आधा मीटर की दूरी पर रखें। कचरा, खाली डिब्बों और बक्सों को जमा करने से बचें। भारी डिब्बों का भंडारण। कार्टन का भंडारण इस प्रकार करें कि तीर का निशान ऊपर की ओर हो। डिब्बों को फर्श से कम 10 सेंटीमीटर या 4 इंच और दीवार से 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट दूर रखें। फर्श को हमेशा साफ रखें। पेस्ट कंट्रोल करें। भंडारण क्षेत्र का रखरखाव। फर्श को झाड़ू और पोछा लगाकर साफ रखें। कचरा जमा न होने दें। अलमारियों, उनके खानों और बिन्स को साफ करें। पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि उत्पाद सीधी धूप से सुरक्षित हैं। उत्पादों की गुणवत्ता की लगातार निगरानी रखें, यानी कि निरीक्षण करें और एक्सपायरी डेट्स की जांच करें। सुनिश्चित करें कि कार्टन्स को एक के ऊपर एक सुरक्षित तरीके से रखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि निचले डब्बे कुचले जा रहे हों। सुनिश्चित करें कि अग्निशामक यंत्र आसपास उपलब्ध है और कर्मचारी उसका संचालन करने में सक्षम हैं। दवाओं के वितरण के दौरान की जाने वाली सावधानियां।
प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाओं का वितरण करें। सुनिश्चित करें कि सही मरीज को सही दवाई सही डोज में दी जा रही है। दवाओं की मात्रा और डोज लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन से मेल खा रही है, ना कम ना ज़्यादा। दवा वितरण करते समय मरीज को सही सलाह और स्पष्ट निर्देश दें, जैसे दवा कब लेनी है, कैसे लेनी है, किसके साथ लेनी है, दवा लेते समय किन बातों का ख्याल रखना है। स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित कार्य वातावरण बनाए रखें। दवा के लेबलिंग आम बोलचाल की भाषा में करें। दवा वितरण का वातावरण साफ, सुरक्षित और प्रदूषण रहित होना चाहिए। कर्मचारियों को अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। साफ सुरक्षित कपड़े पहनें, नाखून या बाल काट कर रखें और बार बार हाथ धोते रहें। हाथ धोने और सुखाने की व्यवस्था पास में होनी चाहिए। दवा प्रबंधन में दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बिन कार्ड्स। भंडारण क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु के लिए एक साधारण बिन कार्ड बना लें। हर बार जब स्टॉक में कुछ जोड़ा जाए या फिर हटाया जाए तो उसे बिन कार्ड में अपडेट कर दें। उपलब्ध स्टॉक की भौतिक गिनती करें। रजिस्टर्स। एक स्टॉक रजिस्टर बनाएं जिसमें सभी दवाओं और उत्पादों का ब्यौरा दर्ज हो। इंडेंट रिकॉर्ड्स। क्या और कब इंडेंट किया गया। उत्पाद पावती रिकॉर्ड। क्या और कब रिसीव किया गया। दैनिक या मासिक खपत रजिस्टर। नियर एक्सपायरी रजिस्टर। सभी रजिस्टरों को महीने के अंत में भौतिक गिनती के बाद अपडेट करें। मॉनिटरिंग। बिन कार्ड को अपडेट करते रहें। स्टॉक स्तर, स्टॉक मात्रा और सुरक्षा स्टॉक की निरंतर निगरानी करें। भौतिक इन्वेंट्री की गणना करें और स्टॉक कीपिंग रिकॉर्ड्स अपडेट करें। धन्यवाद।